गुड इवनिंग एवरीवन। अब बढ़ते हैं सेटलमेंट आर्कियोलॉजी पे। सो फर्स्ट ये है कि अभी भी हम आर्कियोलॉजी के अंदर हैं। इन आर्कियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ पास्ट, और स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। रिकंस्ट्रक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है वो प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक का मतलब ये है कि हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, और रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो फिर हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, चाहे वो एक स्टेप वेल हो, चाहे एक फुल फ्लेजेड एक फोर्ट्रेस हो, चाहे कोई स्क्रैपर हो, कोई डैगर हो, कोई एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हो, कोई पॉटरी हो, तो हमें नहीं पता है कि जो इसका विल्डर था, जिस भी पर्सन के पास थी, जो भी सोसाइटी थी, वो उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या था, उसका सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस क्या था। तो उसी लाइन पे अब हम आते हैं सेटलमेंट आर्कियोलॉजी पे। तो बाकी जो लेक्चर्स हैं डिफरेंट हुए ही हैं, जिनके अंदर एथनो आर्कियोलॉजी है, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी है, सेटलमेंट आर्कियोलॉजी, देन कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी, जियो आर्कियोलॉजी, तो उसी के अंदर ये भी है। और सेटलमेंट आर्कियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि जो पास्ट सोसाइटी है उसका स्पेस किस तरह ऑर्गेनाइज था। स्पेस मतलब जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी ड्वेलिंग्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरह ऑर्गेनाइज थी, क्यों ऑर्गेनाइज थी, उसके पीछे का रीजन। फिर ये भी देखता है, ये भी देखने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड जो मिला है प्री हिस्टोरिक टाइम से, तो हम कितना भी पीछे जाने की कोशिश करें, इवन सबसे पहले हम प्राइमेट्स तक पहुंच सकते हैं कि हम उसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो प्राइमेट से हम होमोसेपियंस तक इवॉल्व हुए। इस पूरे ट्रेजेक्टरी के अंदर वो कौन से माइलस्टोन हैं जब हम एक जगह सेटल हुए, और यही सेटलमेंट हमारा उस नोमैडिक एग्जिस्टेंस से आज के टाइम में एम्पायर्स एंड स्टेट तक पहुंच गया है। तो वो क्रिटिकल माइलस्टोन उन्हीं उनका रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो यह है कि सेटलमेंट वापस सिंपली यही है, जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो क्यों है, वो उनका रीज़न क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और उनसे हम उस सोसाइटी के बारे में कितना बता सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, ये मल्टी स्केलर होता है। तो मल्टी स्केलर का मतलब ये है कि जब हमारी सोसाइटी सिंपल जो हंटिंग गैदरिंग बैंड है, जो फोरेजिंग बैंड है, वहां से फिर एम्पायर तक पहुंची, तो इन इस पूरे ट्रांजिशन में फ्रॉम बैंड टू एम्पायर हम उस सोसाइटी को तीन लेवल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है द एटॉमिक यूनिट, जो आर्कियोलॉजी या किसी भी ह्यूमैनिटी में अगर आप देखें, ह्यूमैनिटी से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो वो भी प्राइमरी जो है एक एटॉमिक यूनिट से ही स्टार्ट करेगी, और वो एटॉमिक यूनिट जो है आइदर इंडिविजुअल या हाउस होल्ड होता है। तो सेटलमेंट आर्कियोलॉजी जो है, उसके लिए जो फर्स्ट एटॉमिक यूनिट है वो है हाउस होल्ड, द माइक्रो यूनिट। तो इसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो देखने की कोशिश करते हैं कि जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चरल टूल हो गए, स्क्रैपर्स हो गए, या फिर उनके यूटेंसिल्स हो गए, उनका जो चूल्हा हो गया, हर्थ हो गया, फूड वेस्ट है, तो वो किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी तर्ज पे जो ये केस स्टडी देख सकते हैं, चार्टल हुयूक। सो आगे बढ़ने से पहले चार्टल हुयूक के बारे में बताते हैं। So Charles Huyuk जो है, ये it was one of the first global society which had the evidences of permanent settlement. So कह सकते हैं कि नियोलिथिक ट्रांजिशन का फर्स्ट एविडेंस, वन ऑफ द फर्स्ट एविडेंस, वो तुर्की में मिला था, चार्टल हुयूक में। फिर यह है कि यहीं पे जो सेटलमेंट की स्टडीज की गई, तब पता चला है कि यहाँ पे जो हाउसेस जो हैं, दे आर एग्लूटिनेटेड और सेल्यूलर। तो जैसे नाम से ही जाहिर है, सेल्यूलर, तो हर एक हाउस जो है, जो था, वो एक सेल्यूलर यूनिट की तरह था, जिसमें जो कोई डोरवे नहीं था, विंडोज वगैरह नहीं, और जितने भी अदर सेटलमेंट्स जो थे, आसपास के जो ड्वेलिंग्स थी, वो भी उनकी कॉमन वॉल्स थी। तो यहाँ पे मैंने जो सर्कल बनाए हैं वो तो ओवरलैप कर रहे हैं, बट उनके जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर कॉमन वॉल्स थी। और हर एक घर में छत के ऊपर एक जाने का रास्ता था, जो सीढ़ी से उसमें जाते थे। तो ये इस स्टडी से ये चीज़ समझ में आई कि वो जो चार्टल हुई की सोसाइटी थी, इट लिव्ड इन इन सच अ सेल्यूलर एग्जिस्टेंस। और इससे फिर दो चीज़ें सामने आती है कि फर्स्ट,
यहाँ पे जो ड्वेलर्स थे, जो रहने वाली सोसाइटी जो थी, पहला उनका खुद का सेल तो जो सेल था, तो इट सजेस्ट कि उनकी फैमिली न्यूक्लियर थी, बट साथ में सबकी कॉमन वॉल थी और ये पूरा ही एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था। इसका मतलब था कि सोसाइटी, वाइल रिटेनिंग इट्स न्यूक्लियर फीचर, ऑल्सो kept itself integrated into the community. सो यहाँ पे न्यूक्लियर और कम्युनिटी फीचर्स दोनों दिख रहे हैं। फिर सेकंड हम आते हैं मीजो पे। मीजो लेवल, तो settlement archaeology, it studies relationship between different structure within a settlement. तो ये यहाँ पे इसी स्टडी को देख सकते हैं कि ये डिफरेंट सेल्स जो हैं, ये यहाँ पे है। तो ये डिफरेंट सेल्स जो हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये इतने सारे लोग रह रहे थे, इतने सारे घर है यहाँ पे। फिर यह है कि अगर कहीं पे इस तरह का एक कलेक्टिव एग्जिस्टेंस है, तो उस कलेक्टिव एग्जिस्टेंस के कुछ पब्लिक यूटिलिटीज भी होंगी, कुछ कॉमन गुड्स भी होंगे, जिनको हम कह सकते हैं नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। तो ये नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, इससे उस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उनकी जो पब्लिक लाइफ है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बारे में। तो ये जो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ लोग जो हैं वो उनके हैमलेट्स हैं या उनके इंडिविजुअल हाउसेस हैं कहीं किसी जगह पे, तो उनको फिर पब्लिक यूटिलिटीज उनको ज़रूरत पड़ती ही होगी। जैसे टेम्पल कॉम्प्लेक्स हो गया, ग्रेनरीज हो गया, सिटिल हो गया, डिफेंसिव वॉल्स हो गई, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया, कोई स्टेप वेल हो गई, रिजर्वायर हो गया, ये सब। तो ये सब नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स होती है, और इनसे ये भी पता चलता है कि जो गवर्नेंस है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा। ये चीज़ हमें इंडस स्टडी से पता चलती है, क्योंकि इंडस में आप जानते हैं कि जैसे ग्रिड आयरन लेआउट्स हैं। ग्रिड आयरन लेआउट्स मतलब होता है कि ग्रिड में जो सेटलमेंट्स हैं वो ग्रिड पैटर्न में था। तो यहाँ पे भी सेटलमेंट आर्कियोलॉजी के अंदर हम यही देख रहे हैं कि वो एग्जिस्टेंस, वो सेटलमेंट्स इस तरह से क्यों ऑर्गेनाइज था। फिर स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थी, फिर हाइड्रोलिक सिस्टम वो एडवांस था, साथ में नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर भी काफ़ी थी। तो ये सजेस्ट करता है कि वहाँ पे एक कलेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी। तो ये चीज़ें मीजो लेवल पे पता चलती है। तीसरा हम आते हैं मैक्रो लेवल पे। तो जब हम डिफरेंट सेटलमेंट्स लेते हैं, जिनके अंदर हम हाउस होल्ड भी ले लिया हमने, जो पब्लिक कॉमन्स हैं उनको भी ले लिया, तो इसी तरह की सिमिलर स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आती है। क्योंकि कोई भी लैंडस्केप हो गया या कोई भी सेटलमेंट हो गया, वो आइसोलेटेड तो होता नहीं है। और सिमिलरली अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर अगर आसपास एक पर्टिकुलर यूनिट में या पैटर्न में दिखते हैं, तो क्लियरली हमें पता है कि वो सारे सेटलमेंट्स जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे ये एक आइडिया ऐसा है कि आपको अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो सबसे पहले ही आपके दिमाग में आएगा कि अगर इस तरह की सोसाइटी थी जिसके अंदर 50 हाउसेज हैं, तो वो 50 हाउसेज जो हैं उनके अपने डिमांड्स होंगी, उनके अपने जो मटेरियल कंजम्पशन है वो हुआ होगा, उनका खुद का ट्रेड कॉम्प्लेक्स है वो रहा होगा। तो यहाँ पे ये ट्रेड कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर उनकी सोशल या कम्युनल लाइफ हो गई, उनकी जो भी पब्लिक यूटिलिटीज है वो, फिर उनके जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो, फिर उनकी जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट है वो। तो वो चीजें कहाँ से फुलफिल हो रही है, तो इसी के फिर हम उस बड़े स्ट्रक्चर पे देखते हैं कि ट्रेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, फिर जो कह सकते हैं रिलीजियस प्लेसेस हैं वो कहाँ एग्जिस्टेड है, फिर पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक कॉमन्स वो कहाँ पे है, सोशल कम्युनल लाइफ के लिए वो उनकी जितनी भी फेस्टिविटीज हैं, तो इंटर कम्युनल जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस हैं, वो किस तरह से मटीरियलाइज हो रहे होंगे, फिर उनके जितने भी मटीरियल डायमेंशंस हैं। क्योंकि 50 हाउसेज हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर वो परमानेंटली सेटल्ड है, तो यानी फार्मिंग पॉपुलेशन वो उसमें से कम ही रही होगी, जैसे जो कि हॉलमार्क है नियोलिथिक और उसके बाद इवन मॉडर्न सोसाइटी का, कि फार्मिंग पॉपुलेशन जो है वो कम होती है, और उसके बाद जो नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के अंदर खुद को पुश करती है।
तो यहाँ पे फिर वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं तो उनका ट्रेड है। फिर वो ये है कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिए उनकी वर्कशॉप क्या है, उनका ट्रेड एक्सचेंजेस क्या है, उनकी नेटवर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वो सब अगर ये रही होगी तो फिर उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एक गवर्नेंस एपरेटस रहा होगा। तो यहाँ मैक्रो लेवल पे हम उस रीजन के अंदर ये सारी चीजें देखते हैं। तो एक तरह से ये जितने जितने भी डिफरेंट सेटलमेंट्स हैं, चाहे वो एक मार्केट प्लेस हो, चाहे एक रिलीजियस सेंटर हो, चाहे वर्कशॉप्स हो, फार्म स्टेट्स हो, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लाजा हो, कम्युनल गैदरिंग हाउसेस हो, वो सब उन सबको उनके बीच का हम इंटरेक्शन देखते हैं। और इसी मैक्रो रीजन पे फिर जो हमारी सोसाइटी है उसकी सेटलमेंट हायरार्की सामने आती है। क्योंकि अगर सोसाइटी इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन है, ट्रेड स्पेशलाइजेशन है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, तो इसका मतलब है कि सेटलमेंट्स में जो जो मॉडर्न सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब होंगे, वो सब होंगे। तो इसका मतलब है सोसाइटी हायरार्किकल है। तो यहाँ पे फिर वो हम सारे जो स्टेट लेवल सोसाइटी के सिग्नेचर्स देखेंगे कि पहले छोटी छोटी गुमटियाँ होंगी, हैमलेट्स, फिर ऐसे ही छोटी छोटी गुमटियाँ जो है वो मिलके फिर एक विलेज होगा। फिर यही है कि इसी में इसी तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो और बड़े होके वो हाईली पॉपुलर सिटीज होंगी, हाईली पॉपुलर सिटीज या फिर टाउन्स होंगे। फिर उसी के साथ फिर यही है कि एक बड़ा सा एम्पायर या स्टेट होगा। तो ये है सेटलमेंट हायरार्की। फिर हम आते हैं स्पेशल मॉडल पे। स्पेशल मॉडल का मतलब होता है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। तो जब हमें सेटलमेंट्स मिले हैं, ड्वेलिंग्स मिली है, स्ट्रक्चर्स मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लाजा है, सिटाडेल्स हैं, फोर्ट्रेस हैं, फार्म स्ट्रीट्स हैं, तो हमारा सवाल ये आता है कि ये जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिस तरह से प्लेस्ड हैं, उसका रीजन क्या है। क्योंकि ये बिल्कुल हैपोजार्ड तो है नहीं कि पहले टेम्पल बनाया तो फिर जगह नहीं बची तो उसके साथ में ही फिर एक कम्युनल गैदरिंग हाउस बना दिया, फिर यहाँ पे ये दोनों ऑक्यूपाई हो गई तो इसके पास पे मार्केट बना दिया, फिर ये ऑक्यूपाई हो गई तो यहाँ पे फिर एक गवर्नेंस सेंटर बना दिया, फिर ये सब एक साथ आ गए तो इसके आसपास डिफेंसिव वॉल बना ली। तो ऐसे नहीं है। सवाल यही आता है कि वो स्पेसिफिक लोकेशन क्यों चूज की। और स्पेशल मॉडल जो है ये पूरा उसी के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसको कहते हैं सेंट्रल प्लेस थियरी। सो सेंट्रल प्लेस थियरी जो है इट वाज गिवन बाय वॉल्टर क्रिस्टेलो इन 1933। तो इसमें फर्स्ट यही जो इसका मोटो यही यही है, पर्पस यही है ये देखने का कि जो एंशियंट पीपल है वो अपना लैंडस्केप, अपनी जगह वो किस तरह ऑक्यूपाई कर रहे थे, किस पैटर्न में ऑक्यूपाई कर रहे हैं और क्यों ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो सेंट्रल प्लेस थियरी इट टॉक्स अबाउट सेंट्रल प्लेसेस, यानी कुछ कुछ सेटलमेंट जो हैं वो उनकी कुछ न कुछ एक वैल्यू, वो कोई ना कोई सर्विस, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्लेस को जिसमें कुछ ना कोई यूटिलिटी है उसको कहेंगे सेंट्रल प्लेस। वो एक मार्केट हो सकता है, एक टेम्पल हो सकता है, एक फोर्ट्रेस हो सकता है, किंग्स पैलेस हो सकता है। और ये हम जानते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है ये फिर आसपास ये जितने भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट नेस्ट हैं उनको अपने आसपास अपने एरिया के अंदर केटर करेगा। क्योंकि समझ सकते हैं कि अगर एक रिलीजियस एक सेटलमेंट है, रिलीजियस स्पेस है टेम्पल का, तो जो जो पॉपुलेशन है, हाउस होल्ड्स हैं, वो उसके आसपास ही होंगे, वो उनकी नेस्टिंग जो है आसपास ही होगी। ऐसा नहीं है कि टेम्पल जो है वो इलाहाबाद के अंदर है और लोग कश्मीर में रह रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं। फिर यह है कि मैंने यह कहा है कि सेंट्रल प्लेस एक बेसिक थियरी है, क्योंकि सेंट्रल प्लेस जो है ये सबसे पहले ही इस प्रेमाइस से स्टार्ट करता है, आइसोट्रोपिक प्लेन। तो सेंट्रल प्लेस जो है ये मॉडर्न रियलिटी या जो भी जहां भी ये एक्सकेवेशन हुआ है, जहां भी डिस्कवरी हुई है, उसकी टोपोग्राफी या उसका टेरेन नहीं देखता। इट इट कंसिडर्स कि सब जगह जो है दे आर परफेक्टली फ्लैट, उनमें पॉपुलेशन जो है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिसोर्सेज भी यूनिफॉर्म है। तो एक तरह से एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे सेंट्रल प्लेस थियरी इट टॉक्स अबाउट थ्रेशोल्ड एंड रेंज, जो आप देख सकते हैं।
तो ये है कि हम बात कर रहे हैं सेटलमेंट्स की, जो बिल्ट स्ट्रक्चर है उसकी। तो कहीं पे कोई बिल्ट स्ट्रक्चर है तो उसकी एक सेंट्रल वैल्यू है, उसकी एक सेंट्रल, उसका एक फंक्शन है जिसको सेंट्रलिटी या सेंट्रल प्लेस कहेंगे। तो यहाँ पे वो सेंट्रलिटी ये थ्रेशोल्ड और रेंज दोनों डिफाइन करती है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू सस्टेन दैट सर्विस। सो अगर सिंपली कहें, जैसे सिटी की बात करते हैं, आज मॉडर्न सिटी की बात करते हैं, तो मॉडर्न सिटी के अंदर हर तरह की यूटिलिटी है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, कैफ़े है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे सिनेमा हॉल हो गया, फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। तो ये हम जानते हैं कि वो जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन को केटर कर सकते हैं। दूसरा, इसी को उल्टा करके देखें तो वो पॉपुलेशन जो है वो उन सेटलमेंट्स को एड्रेस कर सकती है, उनको सस्टेन कर सकती है। तो मेन यहाँ पे आपको इसी तरह से देखना है, कितने लोग उस पर्टिकुलर सर्विस को सस्टेन कर सकते हैं। तो सिंपली अगर कहें, एक रिमोट एरिया के अंदर एक मॉल, एक प्लाजा, एक सिनेमा हॉल, एक टॉप नॉच हॉस्पिटल, एक डिफेंस स्ट्रक्चर, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ की जो रिमोट पॉपुलेशन है वो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन नहीं कर सकती। फिर सेकंड आता है रेंज। तो जब एंशियंट डिस्कवरीज होती है तो अब हमारे पास इंसान तो है नहीं, और फॉसिल्स है, तो उससे भी ये नहीं पता चल सकता है कि उनका एग्जिस्टेंस किस तरह का रहा होगा। तो फिर जब हम उसको, उस पास्ट सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ उस वक्त का जो जो मोबिलिटी एपरेटस है उसको देखते हैं। मोबिलिटी एपरेटस मतलब वो सोसाइटी किस तरह से ट्रांसपोर्ट कम्यूट करती होगी। तो पुराने सोसाइटी है तो उनके पास कार्ट है, उनके पास पैक एनिमल्स है, और वो बाई फुट कम्यूट करते होंगे। तो किस डिस्टेंस तक वो एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए जा सकते होंगे। तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ हो गई कि फर्स्ट यहाँ पे ये वो पॉपुलेशन है जो वहाँ की जो सर्विसेज हैं उनको सस्टेन कर सकती है, और साथ में वो पॉपुलेशन जो है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, इस रेंज तक ही ट्रैवल कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये दोनों मॉडल जो है ये सेंट्रल प्लेस थियरी के इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट ये है कि सेंट्रल प्लेस थियरी का काम क्या है। तो यहाँ पे इन तीनों मैकेनिज्म से, फर्स्ट सेंट्रल प्लेसेस, फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड एंड रेंज, उसके हिसाब से सीपीटी जो है इट क्रिएट्स अ मल्टी टीयर सेटलमेंट हायरार्की। मल्टी टीयर सेटलमेंट हायरार्की ये दिखाता है कि अगर किसी जगह पे थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा है। तो उससे समझ में आता है कि वो जो सेटलमेंट है दे हैव देयर इननेट फंक्शनल इंपॉर्टेंस, इननेट सेंट्रलिटी, और उनको कहेंगे हाई ऑर्डर सेंटर। सो ये वो सेंटर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जैसे गवर्नेंस फंक्शंस हो गए, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, रिक्रिएशन हो गए, लार्ज स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सब मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर हो गए, हाई ऑर्डर सेंटर। और फिर उसके आसपास जो अदर, जो कह सकता है यूबिक्विटस चीज़ें, यूबिक्विटस मतलब जो हर जगह अवेलेबल है, और जिनको हम सबसे बेसिक लेवल पे हम कहेंगे हाउस होल्ड। ये आज के टाइम में सिटीज के अंदर भी हाउस होल्ड है, गांव के अंदर भी हाउस होल्ड है, तो घर जो है वो हर जगह है, दे आर लो ऑर्डर सेंटर, और ये हायरार्की है, इट इज क्रिएटेड बाय सीपीटी। फिर नेक्स्ट जो सेटलमेंट के अंदर हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जब आर्कियोलॉजिस्ट के पास अगर आज कोई चीज मिलती है, जैसे मान लो हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली है, तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो जितने भी सेंटर्स हैं, अलग अलग सेंटर उस पूरी सिविलाइजेशन, तो उनका सर्विस एरिया वो कैसे क्रिएट करेंगे, वो कैसे वो कंप्यूट करेंगे। कंप्यूट जैसे आप सर्विस एरिया का आप समझ रहे हैं कि अगर आज यहाँ पे इस जगह पे कोई एक हॉस्पिटल है,
तो आप जानते हैं कि उस हॉस्पिटल की एक पर्टिकुलर रेंज है, एक एक सर्विस एरिया है जिसको वो एड्रेस करता है। तभी तो जो कह सकते हैं डिफरेंट सेटलमेंट्स के अंदर, चाहे वो पास्ट सोसाइटी का है या मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो सीट्स होती है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होती है। इम्पॉर्टेंट सीट्स सिंपली, जैसे हाई कोर्ट की बात करें, तो अब ये तो नहीं है ना कि पंजाब हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट दोनों पास पास में बगल बगल में है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये हाई ऑर्डर सेंटर्स हैं और इनका एक स्पेसिफिक सर्विस एरिया है। तो अब सर्विस एरिया जो है वो किस ज्योमेट्रिक शेप में हम उनको काउंट करें, कि अगर हम ये सर्विस एरिया इसको हम सर्कुलर देखें और दूसरा यहाँ पे है, तो क्या होगा? या तो ये दोनों का सर्विस एरिया जो है ये ओवरलैप करेगा, या फिर इसमें बहुत सारे गैप्स रहेंगे। तो इस जो डिस्क्रिपेंसी है इसको एड्रेस करने के लिए आर्कियोलॉजी इट कंसिडर्स हेक्सागॉन्स। तो हेक्सागॉन आप जानते हैं वो ज्योमेट्रिक शेप जिनकी 6 साइड्स होती है। ये तो यहाँ पे अगर कोई प्राइमरी सेंटर है, कोई सेंट्रल प्लेस है, तो यहाँ पे ये इन डिफरेंट 6 जो सेंटर्स हैं उनको बिना किसी ओवरलैप या बिना लिविंग गैप के इनको इजीली इनको ऑक्यूपाई कर सकती है। सेम यहाँ पे ये दूसरा सेंटर जो है ये इसी तरह से इस सेंटर को, इस अपने जो सर्विस एरिया है उसको अच्छे से केटर कर सकता है। सिमिलरली यही जो नेक्स्ट, अगर इसको देखना चाहें तो सेम इसी के पास में एक दूसरा सेटलमेंट अपनी दूसरी पॉपुलेशन को इजीली सस्टेन कर सकता है, इजीली उसको उसको केटर कर सकता है। तो हेक्सागोनल मॉडल जो है वो इसीलिए लिया गया है कि इससे जो सेटलमेंट का जो सर्विस एरिया है वो वो मिल जाए, वो एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करें और मोस्ट एफिशिएंट हो। क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक जब से हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो होमिनिन्स हैं, होमिनिन्स और मॉडर्न ह्यूमन, वी आर इकोनॉमिकली रैशनल पीपल। हम जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, हम एफिशिएंसी लाने की कोशिश करेंगे और ट्रैवल डिस्टेंस जो है उसको मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। ये इसी की वजह से तो सेटलमेंट्स जितने भी हैं, ट्रांसपोर्ट जो हैं वो इसीलिए तो हो रहे हैं। आज भी ट्रांसपोर्ट के लिए जो हाई स्पीड रेल हो गया या फिर जो सुपर हाईवेज हो गया, रिंग रोड हो गया, मेगा हाईवेज हैं और सागरमाला प्रोजेक्ट है, तो उन सब का रीजन ही यही है कि हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। तो यही लॉजिक जो है ये कोई कोई मॉडर्न 21st सेंचुरी की स्टोरी नहीं है, ये शुरू से ही ये लॉजिक इनबिल्ट था। और हेक्सागोनल सॉल्यूशन जो है ये सेटलमेंट आर्कियोलॉजी में इस एफिशिएंसी लॉजिक को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो खैर, हेक्सागोनल मॉडल आ गया, उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस वैल्यूज, कि पर्टिकुलर अगर कोई सेटलमेंट है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन वो डिस्टेंस के हिसाब से कैसे रिफ्लेक्ट होता है। सो उस जो रिफ्लेक्शन है या उस ऑर्गेनाइजेशन को के वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई कह सकते हैं किसी सेटलमेंट में हम मार्केटिंग लॉजिक देख रहे हैं या कोई सेंटर जो है वो एक बड़ा मार्केटिंग सेंटर है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से देखेंगे। ये एक प्राइमरी सेंटर है, ये 6 जो है ये सेकेंडरी सेंटर है। इसको आप ऐसे समझिए, ये एक सेंट्रल मार्केट है, ये सेंट्रल मार्केट हो गया। फिर ये 1 2 3 4 5 6 ये सेकेंडरी मार्केट्स हैं। और ये सेकेंडरी मार्केट जो है ये अपने अपने हेक्सागोन, अपने अपने एरिया को एड्रेस कर रहे हैं, अपने अपने एरिया को केटर कर रहे हैं। और जो सेंट्रल मार्केट है ये पूरे जितना भी सेटलमेंट्स हैं, जितने भी सोसाइटीज हैं, उन सबको तो एड्रेस कर नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ये जो जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेगा, ताकि क्या है कि वो बड़े जो जो ओवरऑल जो हाउस होल्ड हैं, ओवरऑल जो सोसाइटी है, उन तक अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपना जो मार्केट है वो पहुंचा सके।
तो ये एक बड़ी मंडी हो गई, ये छोटी मंडियां हैं। अब यहाँ पे के प्रिंसिपल में ये जब हम देखेंगे कि इसमें इसका इसका जो यूटिलिटी है, ये जो इसको एफिशिएंसी है वो कितनी है, तो मार्केटिंग, किसी भी मार्केट प्लेस की, मार्केट सेंट्रल प्लेस, उसकी एफिशिएंसी 3 होती है, के वैल्यू 3 होती है। रीजन ये जो है, ये इस सेंटर प्राइमरी जो मार्केट प्लेस है, ये फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर का सिर्फ 1/3 एरिया ही कवर कर पा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट का हेक्सागन है, और ये जो प्राइमरी सेंटर है, ये फर्स्ट का सिर्फ 1/3 एरिया ही एड्रेस कर पा रहा है, और ये जो सेंटर है, ये बाकी 2/3 एरिया ये खुद एड्रेस करेगा। यही मार्केटिंग लॉजिक है। अगर सारा अगर मार्जिन ये है, ये सारा प्रॉफिट अगर प्राइमरी सेंटर ले लेगा, तो फिर ये जो सेकेंडरी सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेंगे। इनका खुद का मार्केट है, खुद खुद भी इनकी अपनी खुद की रेंज और रीच है, तो ये अपना सर्विस एरिया जो केटर करना चाहेंगे। सिमिलरली अगर आप इसी मार्केट सेंटर से आप सेकेंडरी सेंटर को देखिए, तो सेकेंडरी सेंटर जो 2 नंबर का है, इसमें भी सेम यही है कि ये सेकेंडरी सेंटर का सिर्फ 1/3 एरिया कवर कर पा रहा है। यानी हो सकता है कि ये एक होलसेल बेस्ड इक्वेशन हो। तो के प्रिंसिपल में यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे आएगी। फर्स्ट, एक तो जो इम्पोर्टेंस है वो फर्स्ट खुद इस प्राइमरी सेंटर की है। उसके बाद ये जो 6 सेकेंडरी सेंटर है, उनका सिर्फ 1/3 एरिया कवर कर पा रहा है, तो टोटल इसकी वैल्यू हो गई 3। फिर सेकंड, अगर हम किसी सेटलमेंट को देखते हैं जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन हब हो सकता है, तो अगेन ये ट्रांसपोर्टेशन हब, उसमें सेम प्रिंसिपल है कि ये मैक्सिमम एरिया जो है ये एफिशिएंटली कवर करे। हेक्सागन उसके लिए सोल्यूशन है। हेक्सागन में भी ये प्राइमरी सेंटर, ये सेकेंडरी सेंटर। सो आज के टाइम में ये आप सेंट्रल बस स्टैंड और उसमें फिर ये जितना एरिया कवर कर रहा है उनको देखते हैं। तो ये सेंट्रल बस स्टैंड जो है, ये किसी भी लोकेलिटी का 1/2 एरिया कवर करेगा। बाकी 1/2 जो है, ये सेकेंडरी सेंटर के लिए बचा के रखेगा, क्योंकि सेकेंडरी सेंटर के लिए फिर ये दोनों ही एरिया, ये वाला और ये वाला, ये पूरा उसके अंदर आता है। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर इसमें प्रॉपरली जो मार्केट लॉजिक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन पे या कम्यूट पे ही डिपेंड करती है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये प्राइमरी सेंटर जो है, ये हर एक हेक्सागन का हाफ कवर कर रहा है। तो यहाँ पे फिर इसकी के वैल्यू देख सकते हैं। फर्स्ट ये खुद हर एक का हाफ, और ट्रांसपोर्टेशन सेटलमेंट की जो के वैल्यू होती है 4 होती है। और बाकी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की अगर बात करें, अगर कोई ऐसा एम्पायर का सेंटर है, लाइक जैसे हम बात करें हर एक किसी भी स्टेट की जो कैपिटल की बात करें, तो वो कैपिटल जो है उस पूरी सोसाइटी का, उस सोसाइटी को पूरी तरह से एनवलप करेगी। यानी उसके अंदर जितने भी डिफरेंट सब सेंटर्स हैं, एक स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सबको कवर करेगी। तो उसके इस हिसाब से उस सेंटर की जो के वैल्यू है वो 7 होगी। फिर अब हम सीपीटी से, सेंट्रल प्लेस थियरी से, अब हम रियल मॉडल पे आते हैं, रियल वर्ल्ड में आते हैं। तो आप जानते हैं कि रियल लैंडस्केप, चाहे वो एंशियंट एक्सकेवेशंस के हो या मॉडर्न सोसाइटी के, रियल लैंडस्केप के अंदर जो टेरेन है वो अनइवन होता है। तो फिर ऐसे में उस रियल ज्योग्राफी को मेजर करने के लिए हम थीसन पॉलीगन यूज करते हैं। तो थीसन पॉलीगन जो है, वो एक तरह से इस प्रिंसिपल पे काम करता है, स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस सेम वही एफिशिएंसी लॉजिक पे है कि कोई भी सेंटर, कोई भी सेटलमेंट दूसरे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट से कितने डिस्टेंस पे है, और फिर उसी डिस्टेंस के हिसाब से उसकी उसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस, उसकी सेंट्रलिटी डिसाइड होती है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, आप अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए या खुद का जो स्टेट है वो देखिए। तो पहले स्टेट देखते हैं, तो उस स्टेट के अंदर सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वैसे ही रिमोट एरियाज में होते हैं। जो सेंट्रल जो होते हैं, सेंट्रल एंड जो उसके आसपास के, वो उनका फंक्शनल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है।
सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो रिमोट जो प्रॉक्सिमिटीज़ हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो रिमोट एरियाज जो है वो कहाँ प्लेस्ड हैं। फिर उनकी और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट किसी अदर कह सकते हैं अदर इम्पॉर्टेंट एरिया से अदर सेंट्रल प्लेस से उनकी डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे इसको समझने के लिए आप अलवर एंड भरतपुर ले लीजिए। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सेंट्रलिटी इंडेक्स में अगर देखें तो अलवर एंड भरतपुर जो है वो जो पेरिफेरल एरियाज में है, बाहर की तरफ आते हैं। अलवर एंड भरतपुर दोनों ही जो है वो दिल्ली एंड यूपी के आसपास है। लेकिन यही इनको अगर सेंट्रलिटी के हिसाब से देखें तो ये दोनों ही जो है वो दिल्ली के आसपास आते हैं, ये दिल्ली एनसीआर। तो इसीलिए ये जो है ये उस नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का पार्ट है। तो यहाँ पे इसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस, इसका स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस अलग है। तो यही वो रियल लैंडस्केप है जो जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी सेटलमेंट को देखते हुए लगाते हैं। तो फिर ये है कि अगर हमें कोई ऐसा सेटलमेंट मिला है तो उसमें थीसन पॉलीगन उससे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास ये ऐसा एक सेटलमेंट आया जिनके अंदर ये डिफरेंट सेंटर्स हैं। अब ये करते हैं कि इन डिफरेंट सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। फिर ज्वाइन करने के बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर में हर एक जो कंजॉइन यूनिट है उसको मेजर करते हैं और उसको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब उसकी पूरी डिस्टेंस का हाफ, और बाइसेक्ट उसको करते हैं परपेंडिकुलर वाइज। सो बाइसेक्शन का आपको बता देता हूं मैं। ये एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, लेट्स से ये 6 सेंटीमीटर की है। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए 3 सेंटीमीटर पे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेम यहाँ पे ये जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी कंजॉइंट यूनिट हैं, सबको इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर वाइज। फिर अब परपेंडिकुलर जब इनको बाइसेक्ट कर दिया तो फिर अब इनको एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे कि इनसे जो पॉलीगॉन बन रहा है वो कहाँ मिलता है। तो फिर ये इस तरह से ये लाइनें जो है वो ज्वाइन होगी और फाइनली हमारे पास ये इस तरह से एक पॉलीगॉन आ गया। तो इसको कहते हैं थीसन पॉलीगॉन। फिर नेक्स्ट हम आते हैं प्राइमेट सिटीज पे। तो प्राइमेट सिटीज वो सेटलमेंट्स होते हैं, वो सिटीज होती है जो किसी नेक्स्ट लार्जेस्ट सिटी से या किसी नेक्स्ट सिटी से डबल साइज में, डबल या ज्यादा। सो अगर ऐसा होगा कि ये एक सेटलमेंट है और उसके पास ये एक सेटलमेंट है, तो आप समझ रहे हैं कि ये एक फिर एक ब्लैक होल, सॉरी एक स्टार रिवॉल्विंग अराउंड ब्लैक होल, इस तरह की सिचुएशन है कि फिर ये बिल्कुल एक डोमिनेंट की तरह रहेगा। जैसे इंडिया एंड श्रीलंका का इशू है, इंडिया एंड नेपाल का है। तो ऐसा ऐसी अगर कोई ऐसा सेटलमेंट मिलता है तो उसको कहता है प्राइमेट सिटी। तो उस डोमिनेंस का जो लॉजिक ये है कि अगर ऐसी कोई सिटी है जो सच में दो आसपास की जो सिटीज हैं उनसे डबल या ज्यादा है, तो उनके अंदर फिर जितनी भी हाई ऑर्डर सर्विसेज हैं वो सब अवेलेबल होगी। उनके अंदर जो गवर्नेंस अपैरेटस है वो होगा, डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स होंगी, रिलीजियस टेम्पल्स होंगे, मार्केट प्लेसेस होंगे। तो ये है कि वो फिर जो प्राइवेट सिटी है वो अपने आप में एक सेल्फ फुलफिलिंग सोसाइटी है। तो ऐसे में वो फिर जितने भी अदर जो स्ट्रक्चर्स हैं आसपास की जो है उनको वो डोमिनेट ही करेगी। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं साइट कैचमेंट एनालिसिस पे। तो ये है कि अब हम सेंट्रल प्लेस थियरी एंड जो थीसन पॉलीगन है उनसे हम आगे बढ़ गए, यानी हम सिर्फ जो पर्टिकुलर सेटलमेंट है उसको देखने की जगह अब हम देखते हैं उसके पीछे का लॉजिक। यहाँ पे सेटलमेंट लॉजिक की बात कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन यही आता है कि ये जो सेटलमेंट है, जितना भी बड़ा सेटलमेंट है, अगर आपके जब भी आपको समझना हो सेटलमेंट के बारे में तो आप एक सिंगल हाउस होल्ड की जगह आप पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन इस तरह से ये जिस जगह
जिस लैंडस्केप में है या जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो क्यों है। तो वही लॉजिक जो है वो साइट कैचमेंट एनालिसिस में क्लियरली समझ में आता है। तो साइट कैचमेंट का मतलब ये है कि अब इस सेटलमेंट को देखने की जगह इसके आसपास का जो भी जितना भी एरिया है, जितना भी कैचमेंट है, जितना भी पोटेंशियल एरिया है, उसको देखना है। और इस कैचमेंट के अंदर हम फिर उस पोटेंशियल एरिया के अंदर उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल देखेंगे, उसका इकोनॉमिक लॉजिक, इकोनॉमिक मोटिवेशन देखेंगे। क्योंकि हम जो है होमो सेपियंस, वी द ह्यूमंस, वी आर इकोनॉमिकली रैशनल एजेंट। हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुआं है तो हम उससे 20 किलोमीटर दूर अपना घर बनाएंगे। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ये खाली जगह है, तो यहाँ पे फिर इस जो वाटर सोर्स है उससे 20 किलोमीटर दूर घर बनाना एक तरह से सुइसाइड है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड है तो हम इसको छोड़ के किसी रिमोट एरिया, किसी पहाड़ी एरिया के अंदर कोई बैरन लैंड को चूज नहीं करेंगे। अगेन रीजन सेम है, इकोनॉमिकली, एक इकोनॉमिक रैशनैलिटी। तो हम यहाँ पे यही करते हैं कि रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन, रिसोर्सेज है उनको कितना उसको बेस्ट यूज कर सके, और साथ में जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है या जो कॉस्ट है उनको कम करते हैं। तो यही आज की मार्केट, जो मार्केट प्रिंसिपल है उनका भी लॉजिक यही है, कॉस्ट रिड्यूस करो एंड रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करो। तो कैचमेंट की स्टडी से हमें पता चलता है कि ये रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन किस तरह से फुलफिल होता है, किस तरह से मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पे साइट कैचमेंट जो है वो पूरा रिसोर्स जोन देखता है कि एक सेटलमेंट के आसपास में एरेबल लैंड, एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड कितना है, ग्रेजिंग एरिया कितना है, वाटर रिसोर्स कितना है, रॉ मटेरियल या फिर जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। तो इससे फिर समझ में आता है कि वो कितनी पॉपुलेशन सस्टेन कर पा रहा होगा, ये दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। फिर सेकंड, उसी कैचमेंट के अंदर और उसी सेटलमेंट के आसपास, जैसे जब आ गया हमारे पास कि हमें उसका कैचमेंट देखना है, उसका रिसोर्स जोन देखना है, तो रिसोर्स जोन के अंदर भी ये आता ना कि कितना देखना है। तो यहाँ पे अगर हम पास सोसाइटी की बात कर रहे हैं और वो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, तो हम उसमें फर्स्ट जो 1 आवर रेडियस, 1 आवर वॉक रेडियस देखते हैं कि जो किसान जो है वो कितना अपने आसपास कितना जा सकता होगा, उसका खेत जो है उसके घर से उस सेटलमेंट से कितना दूर होगा, या फिर वो मंडी से कितना दूर रह रहा होगा। तो ये आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी किसान यहाँ पे अपना घर बना के 20 किलोमीटर दूर अपना खेत तो रखेगा नहीं। ये सिंपली एक एक लॉजिकल चीज है। तो यही लॉजिक जो है वो कैचमेंट के अंदर देखा जाता है, और यहाँ पे फिर इसी कैचमेंट को प्राइमरी एक्सप्लॉयटेशन जोन कहते हैं। सिमिलरली यही कोई मार्केट प्लेस है तो उसका भी एक पर्टिकुलर रेडियस है। कोई अगर अपना धंधा लगाना चाहेगा, अपना एक मार्केट बनाना चाहेगा, तो वो गांव के आसपास ही रखेगा ना। ये थोड़ी है कि गांव यहाँ पे है और वो है ना गांव छत्तीसगढ़ में है और उसने विजयवाड़ा के अंदर अपना मार्केट लगाया है, ये भी नहीं होगा। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए 5 किलोमीटर रेडियस रखी जाती है, और हंटर गैदर सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो मोबाइल बैंड्स हैं, तो उनके लिए जो लिमिट जो है वो लार्जर, 10 किलोमीटर। लेकिन 10 किलोमीटर रेडियस के बाद जो हंटर गैदरर्स हैं, जो नोमैडिक बैंड्स हैं, उनके लिए भी फिर जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो फिर एक तरह से लीकिंग बकेट हो जाती है। तो ये है। फिर इसमें बिहेवियरल एप्लीकेशन में यही है कि जैसे साइट कैचमेंट के अंदर हमने यहाँ पे रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन देख लिया, और उसमें फिर जो इकोनॉमिक लॉजिक है वो भी पता चल गया। लेकिन इकोनॉमिक लॉजिक के अलावा और अदर लॉजिक्स भी होते हैं, जैसे अगर कुछ एनवायरमेंटल स्कार्सिटी है, डिफेंस लॉजिक है, तो वो भी बिल्कुल समझ में आते हैं। जैसे कोई ऐसा एरिया है जिसमें जो फर्टिलिटी है वो बहुत ही कम है, फिर वो एक रॉकी, अनइवन, अनडिलेटेड टोपोग्राफी पे है, जैसे कोई किला बना हुआ है या किसी माउंट पे है, तो हम जानते हैं कि वो फिर सिक्योरिटी, सर्वेलेंस या डिफेंस के लिए रखा होगा। वो फिर एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक लॉजिक के अंदर नहीं आता। सिमिलरली अगर कोई
ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है, मार्केट प्लेस है, तो फिर ये है कि वो रिवर जंक्शन वगैरह जो है उनके आसपास ना होके वो फिर वो वही रहा होगा जहाँ से वो जो मार्केट प्लेस है, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, और जो कह सकते हैं रिसोर्स बेस है, इन तीनों को एक्सेस कर पा रहा होगा। जैसे ये आप लोगों ने कई बार स्टडीज में जो जो टिस्को है, जो फर्स्ट जो कंपनी है इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टैब्लिश हुई थी, वैसे इंडिपेंडेंस के पहले ही स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन जो फर्स्ट इंडियन कंपनी जो है, तो ये फिर वेस्ट बंगाल के अंदर नदी के आसपास ही इसको रखा गया, क्योंकि जो रिसोर्स वगैरह है वो वहीं से मिल सके और मार्केट प्लेस भी आसपास आ। तो ये सेम लॉजिक पुराने सेटलमेंट्स के अंदर है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। तो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये जो डिफरेंट सेटलमेंट्स हैं, डिफरेंट सेटलमेंट्स ऑफ सेम टाइप, वो एक दूसरे से कितना दूर है। तो जब मैंने कहा है डिफरेंट सेटलमेंट्स ऑफ सेम टाइप, इसका मतलब है कि अगर हाउस होल्ड है तो उसको उसके नेक्स्ट हाउस होल्ड के बीच की डिस्टेंस देखी जाएगी। अगर कम्युनिटी स्ट्रक्चर है तो दूसरी कम्युनिटी स्ट्रक्चर के बीच की डिस्टेंस देखी जाएगी। अगर एक टाउनशिप है तो दूसरे टाउनशिप टाउन्स के बीच की डिस्टेंस। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है या एक अंपायर बिल्डिंग है तो दूसरी अंपायर बिल्डिंग उसके बीच में। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको मेजर करते हैं और उससे फिर एक आर एन वैल्यू निकालते हैं, दैट इज नियरेस्ट नेबर इंडेक्स। सो यूजीसी में इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आर एन वैल्यू है, नियरेस्ट नेबर इंडेक्स, इट रेंज फ्रॉम 0 to 2.15। तो अगर नियरेस्ट नेबर इंडेक्स अगर 0 है, इसका मतलब है कि वो जितने भी सेटलमेंट्स हैं, चाहे हाउसेज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव प्लाजा का हो, टेम्पल्स का हो, मार्केट प्लेसेस का हो, वो सब एक ही जगह पे है, एक ही यूनिट पे है, एक ही पॉइंट पे है। दे आर ऑल हडल्ड और क्लस्टर्ड टुगेदर। फिर जब हम आर एन वैल्यू 1 लेते हैं, या आर एन वैल्यू 1 आती है, नियरेस्ट नेबर इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि पैटर्न जो है वो काफ़ी रैंडम है। तो उसमें फिर दो चीज़ें हो सकती है, या तो फिर रिसोर्सेज जो है वो अबंडेंट है, जैसे जो मीजोलिथिक सोसाइटी है कि रिसोर्सेज अबंडेंट है तो सब हर कोई जो है ना, जितने भी नोमैडिक बैंड है उनको जहाँ जगह मिली वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। या फिर जो सोशल पोलिटिकल कॉन्स्टेंट है वो काफ़ी लूज है, काफ़ी वीक है, कोई ओवर आर्चिंग अथॉरिटी है नहीं। और नेक्स्ट जो आती है आर एन वैल्यू 2.15। तो ये वैल्यू तब होती है जब सोसाइटी बिल्कुल यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड है। तो जो जितने भी एम्पायर्स होते हैं, जितने भी कह सकते हैं वेल सिविलाइज सिटीज जो हैं, वो सब इसी पैटर्न में आती है, इसी इंडेक्स में आती है। तो ये सब है, बाकी इन सब का फिर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। सो दिस इज इट। लास्ट में फिर इसमें केस स्टडीज भी है, वो भी देखिए आप। थैंक यू वेरी मच।